कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग शानदार, जबरदस्त और मस्त होंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले की 3 क्लास में मैंने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में 1857 की क्रांति से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जिसका मैंने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम 1857 की क्रांति की असफलता के कारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी असफलता के कारण में पहला एक कारण था सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। सुस्पष्ट सुस्पष्ट स्पष्ट लक्ष्य की कमी। सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी और दूसरा था सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी और दूसरा था योग्य नेतृत्वकर्ता की योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी। इसका मतलब 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, यानी जिन राजा महाराजाओं ने भाग लिया था, उनमें योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी थी, सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी थी। इसका मतलब ये हुआ उसमें सब लोग अपने अपने फायदे के लिए ही उस युद्ध में कूद पड़े थे, ना कि कोई भी देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे। जैसे मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई थी, तो वो अपना झांसी को फिर से अपना झांसी का राज्य लेने के लिए उसमें 1857 की क्रांति में कूद पड़ी थी। उसी प्रकार नाना साहब ने कानपुर से जो उनका पेंशन बहाली बंद कर दिया गया था, उसके लिए 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे। तो इस तरह से सब में एक अलग-अलग लक्ष्य था। अगर सारा लक्ष्य अगर एक होकर सब लोग अगर अंग्रेजों को भगाने पे अगर तुल गए होते, तो उसी समय हमारा देश आजाद हो गया होता, यानी कि अंग्रेज हमारे देश छोड़कर जा चुके होते। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा था शिक्षित। जिस प्रकार योग्य और नेतृत्वकर्ता की कमी थी, सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी थी, उसी तरीके से तीसरा जो था शिक्षित और मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी लोग इससे अपने आप को तटस्थ रखा, यानी कि दूर रखा। समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा शिक्षित मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी और जमींदार वर्ग के लोग इस युद्ध से अपने आप को तटस्थ रखा, यानी कि दूर रखा। जिस तरह से कानपुर के नाना साहब ने इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं जमींदारों और शिक्षित वर्ग के लोग इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, यानी कि इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था, उनसे दूर रहना चाहते थे। ठीक है, उसी तरीके से एक तीसरा पॉइंट है सिपाही सिपाहियों में एकता की कमी। एकता की सिपाहियों में एकता की कमी थी। जिस तरह से पंजाब पंजाब और गोरखा और पठान सिपाही विद्रोह को दबा रहे थे। वो जिस तरह से बंगाल अवध पंजाब, गोरखा, पठान सिपाही विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। और पांचवा था देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी। जैसे हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, और सिंधिया के होलकर परिवार के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, मतलब उस युद्ध को दबाने का काम कर रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से जिस प्रकार ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का बहुत ज्यादा साथ दिया था, इसीलिए हमारा उसी 1857 की क्रांति सुस्पष्ट तरीके से नहीं जीत सके। ठीक है,
फिर था ग्वालियर, सॉरी, इसका परिणामी, यानी कि जब ये 1857 की क्रांति हुआ था तो उस समय इसके क्या परिणाम निकले, इसके क्या परिणाम निकले, तो इस विद्रोह में बड़ा दूरगामी परिणाम निकल कर आया, जिसमें पहला था इस विद्रोह में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस परिणाम परिणाम इस युद्ध के क्या परिणाम हुए, तो पहला था कि इस विद्रोह में भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जिस तरह भारत के लोग भारत में अपना भारतीय होने का महसूस करे, यानी गौरव महसूस करे, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट मुगल सत्ता का इस विद्रोह में 1857 की क्रांति में मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश शासन का भी अंत कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष तौर पर आगमन हुआ। ठीक है, फिर इसमें 1 नवंबर, मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, ये पूछा जाता है, 1 नवंबर 1858 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ब्रिटिश महारानी का पत्र पढ़ते हुए यह कहा कि भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, यानी कि करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से ब्रिटिश महारानी का पत्र पढ़ते हुए यह कहा कि भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में करने की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर सेना का गठन हुआ जिसमें पील आयोग का गठन हुआ। जिसमें पील आयोग का गठन हुआ। पील आयोग, यानी कि यह सवाल पूछा जाता है, पील आयोग किससे संबंध है, यानी कि यह सेना से संबंधित है, सेना से। इसमें भारतीय सिपाहियों में कमी की गई। पहले 5:1, यानी कि हर 5 भारतीय सिपाही पर एक अंग्रेज सिपाही हुआ करते थे। इसको कमी करके 2:1, यानी कि हर 2 भारतीय सिपाही पे एक अंग्रेज सिपाही कर दिया गया। ठीक है, इसमें जब असफलता के कारण में एक लॉर्ड कैनिंग ने देसी रियासत के लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा कि अगर देसी रियासत के राजा महाराजा अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिए होते तो उसी समय, यानी कि 1857 में ही, उसी युद्ध में ही, क्रांति में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता। एक और विद्वान थे जिनका नाम था सर जॉन लॉरेंस का स्टेटमेंट, सर जॉन लॉरेंस का स्टेटमेंट था। सर जॉन लॉरेंस का स्टेटमेंट में यह कहा कि उसमें योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी थी, यानी कि एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं थे। सब लोग अपने अपने फायदे के लिए ही लड़ रहे थे।
सब लोग अपने अपने फायदों के लिए ही लड़ रहे थे, ना कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, एक सर जॉन लॉरेंस का स्टेटमेंट और एक लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि देसी रियासत के राजा महाराजाओं अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिए होते तो 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर वापस जाना पड़ता। ठीक है, फिर इस जो आयोग बनकर आया था, इस आयोग में जो पील आयोग का गठन हुआ, उसमें सिपाहियों की, भारतीय सिपाहियों की संख्या में कमी की गई। उसी तरीके से इस आयोग में पंजाब के सिपाही, और गोरखा सिपाही, पठान सिपाहियों को लड़ाकू 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 सिपाही घोषित किया गया। इसमें पंजाब पंजाब के सिपाही, गोरखा के सिपाही, पठान के सिपाहियों को लड़ाकू घोषित किया गया। लड़ाकू घोषित किया गया। उसी तरीके से उसी तरीके से उसी तरीके से अवध अवध बिहार और बंगाल के सिपाहियों को गैर लड़ाकू सिपाही घोषित किया गया। ठीक है, फिर फिर इसमें कुछ विद्वानों की राय, यानी 1857 की क्रांति में कुछ भारतीय विद्वानों और कुछ अंग्रेज विद्वानों ने अपने अपने राय को दिया था। यह हमें जानना बहुत जरूरी है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको भी बताते चलते हैं। पहला था पहला पहला था पहला था जॉन सीले मार्शल जॉन सीले और मार्शल जॉन सीले और मार्लेसन मार्लेशन जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन लॉरेंस ट्रेवेलियन लॉरेंस ट्रेवेलियन लॉरेंस ने इस 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन लॉरेंस ने इस 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा प्रदान किया, यानी कि संज्ञा कहा। ठीक है, उसी तरीके से एक और विद्वान थे टी आर होम्स ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा। इसका मतलब उस समय अंग्रेज सिपाही अपने आप को बहुत सभ्य समझते थे, और जो भारतीय जो सिपाही थे उन लोगों को मतलब हीन दृष्टि से देखते थे, बहुत ही मतलब बेकार दृष्टि से देखते थे। उसी के लिए इन्होंने होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा। आई बात समझ में? आगे बढ़े। फिर उसी तरीके से एक तीसरे विद्वान थे जिनका नाम था डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। कौन? डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। उसी तरीके से एक
चौथे विद्वान थे जिनका नाम था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम, आउटरम और डब्ल्यू टेलर, और डब्ल्यू टेलर, डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध का अंग्रेजों के हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कहा। अंग्रेजों, हिंदू और मुसलमान, मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कहा। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कहा। फिर पांचवा है एल रील विद्वान ने, रीज विद्वान, रीज, रीज विद्वान ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के बीच का युद्ध कहा। धर्मांधों का ईसाइयों के, धर्मांधों का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को धर्म परिवर्तन करके उसे ईसाई बनाया जा रहा था। इसलिए रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के बीच का युद्ध कहा। फिर एक और व्यक्ति थे बीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर ने यह कहा कि यह सुनियोजित ढंग से, यह न तो सुनियोजित, न तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। यह न तो सुनियोजित, न तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। यानी कि आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि किस विद्वान ने यह कहा कि यह न तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, न तो सुनियोजित ढंग से किया गया आंदोलन था, तो उसका आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बीडी सावरकर। फिर उसी तरीके से एक और विद्वान थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा यह न तो राष्ट्रीय न तो स्वतंत्रता आंदोलन था। यह न तो राष्ट्रीय न तो स्वतंत्रता आंदोलन था। यह न तो राष्ट्रीय न तो राष्ट्रीय न तो स्वतंत्रता आंदोलन था। कौन कहा? आरसी मजूमदार ने कहा। ठीक है, फिर उसी तरीके से एक और भी विद्वान थे एसन सेन। वह उस समय के उस समय के सरकारी इतिहासकार थे। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे।
एसेंसेन सरकारी इतिहासकार थे जिन्होंने कहा जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ उसका अंत स्वतंत्रता के तौर पर हुआ। जो कुछ धर्म के लिए युद्ध हुआ उसका अंत स्वतंत्रता के लिए हुआ। ठीक है, इसमें कुछ और भी हैं मिसलेनियस में, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखेंगे तो आप लोगों का काम आएगा। ठीक है, मैं एक एक चीज को लाइन बाय लाइन लिखवा दे रहा हूं कि आप लोगों को कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा। अगर याद कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, देखते देखते ही और सुनते सुनते ही, क्योंकि एक एक चीज को मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो सारी बात समझ में भी आएगी और आप लोग इसको अच्छे से समझ में भी लेंगे। द एक द द लंदन टाइम समाचार पत्र, द लंदन टाइम्स समाचार पत्र, द लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक माइकल रसेल, लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक माइकल रसेल ने 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन दिया था। 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन दिया था। उसी तरीके से 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान, 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान का नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, फिर उसी तरीके से एक अहमद खान ने कौन सा पुस्तक लिखा? अहमद खान ने अगर पूछेगा कि कौन सा पुस्तक लिखा तो उसका नाम हो जाएगा द केजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट 1858, द केजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट 1858। इसको मैं एक एक करके बता दे रहा हूं कि आप लोग को याद रहेगा कौन सा मतलब समाचार पत्र का कौन किसने लिखा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं एक एक करके सबको बता दे रहा हूं। सर सैयद अहमद खान ने द केज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858 का पुस्तक लिखा था। ठीक है, फिर एक 1857 की क्रांति पर पुस्तक की रचना किसने की? 1857 की क्रांति पर 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखने वाला विद्वान का क्या नाम था? एस एन सेन था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये 3 हो गए। मान लीजिए एक और था द पीजेंट एंड द रॉज पुस्तक को द पीजेंट एंड द रॉक, द पीजेंट एंड द राज पुस्तक को किसने लिखा? एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन
ने लिखा। द पीजेंट एंड द राज पुस्तक को किसने लिखा? तो उस विद्वान का नाम था एरिक ए रिक्सन। ठीक है। फिर उसी तरीके से द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857-1859 को किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ने इस पुस्तक को लिखा। ठीक है। तो ये हुआ 1857 की क्रांति का, मैंने हर चीज के बारे में बताया। यह मेरा चौथा पार्ट है। ठीक है। अगर पूरे अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके 4 पार्ट मैंने बनाए हैं प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन पर। ठीक है। पहला है 1857 की क्रांति पर, इसमें पहला पार्ट और दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर दे दिया है, और यह चौथा पार्ट है। आप लोग यहाँ से देखकर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप लोगों के कंपटीशन के लिहाज से, और चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।